नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो यही रात अंतिम, यही रात भारी। जी हाँ, आप कुछ ही घंटे बचे हैं जब चुनावी नतीजे हम सबके सामने होंगे। न्यूज़ 24 पर आप महा कवरेज देख पाएंगे और किसकी सरकार बनने जा रही है। एग्जिट पोल के नतीजों से एग्जैक्ट पोल के नतीजों तक का सफर जो है अब तय होने जा रहा है। कुछ ही घंटे बचे हैं। ऐसे में क्या एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित होंगे या फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी या फिर कुछ और होने जा रहा है? कोई तीसरा रास्ता भी निकलकर सामने आएगा जो नतीजे कुछ घंटों बाद आने जा रहे हैं उनसे। आज पूरा जो फाइनल भविष्यवाणी है, पूरा जो फाइनल सिनेरियो रहा है पूरे इलेक्शन का, उसको लेकर आखिरी विश्लेषण इस चुनाव से जुड़ा आज हम इस शो में उसको लेकर बात करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। संजीव जी, पूरे इलेक्शन भर हम लोगों ने तमाम चर्चाएं की, तमाम दलों को लेकर बात हुई, तमाम आंकड़ों को लेकर बात हुई, इलेक्शन कमीशन को लेकर बात हुई। अब फाइनल बिल्कुल समय आ गया है। तो किस तरह से देखा जाए, एग्जिट पोल के जो नतीजे थे उनकी कितनी झलक कल के नतीजों में हमको देखने को मिलेगी? क्या असेसमेंट, क्या आपके विचार में है इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए? हिमांशु, आखिरी चरण का जो मतदान था उसके लिए मैं बिहार में था और वहाँ से लौटा हूँ। इसके पहले जो कई चरण हुए उसमें विभिन्न राज्यों में जाने का अवसर मिला और हम लोग यहाँ जो भी बातें करते हैं वो दरअसल ज़ुबान हमारी होती है, भावनाएं उनकी होती है जिनसे हम मुलाकात करते हैं। और जो थोड़ा अनुभव है हम लोगों का वो लोगों का ही दिया हुआ है, लोगों से ही बात करके हासिल हुआ है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई दिव्य ज्ञान है या कोई बहुत पारंगत हो गया हूँ। मैंने 2004 से एक्टिव इलेक्शन कवर करना शुरू किया है और पहला मेरा इलेक्शन था 2004 का और तब से लेकर के अभी तक मैं इलेक्शंस कवर कर रहा हूँ लोकसभा की। और बीच में जितने भी विधानसभा चुनाव हुए, जब जब अवसर मिला मैंने कवर किया। तो कभी दावा ये नहीं कर पाया मैं कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सच होने जा रहा है। एज ए पत्रकार केवल आपको एक दिशा का एहसास होता है। लोग बाग नाराज़ हो जाते हैं कई दफ़े आपके आकलन को सुन करके, क्योंकि उनके कानों को प्रिय वो नहीं होता है। कई बार कुछ लोग जो आपकी प्रशंसा करते हैं अचानक से वो नाराज़ हो जाते हैं जब वो सुनते हैं कि मैं उनकी तरह की बात नहीं कर पा रहा हूँ। तो दो तरीके से बातें की जा सकती है, एक तो खुश करने के लिए बातें और एक मैं उनके भले के लिए, उनके तरह की नहीं बल्कि हकीकत से जुड़ी बातें। क्योंकि हमारी बातें या राजनीति देश की किस दिशा में करवट ले रही है ये उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी को प्रभावित करता है, एक आम भारतीय के। तो उसके बारे में सही जानकारी होनी चाहिए। और आज इसी बात को जब हम 2024 के चुनाव के नतीजों के पहले, यानी कि 2024 के इलेक्शंस का आखिरी प्रोग्राम कर रहे हैं, कल अगर ये प्रोग्राम हुआ तो नतीजों के बाद का प्रोग्राम बिल्कुल होगा। बिल्कुल। तो ये बात कहना बहुत ज़रूरी है कि कई दफ़ा लोगों को ये लगेगा कि इस तरफ झुकाव है, उस तरफ झुकाव है, पर हकीकत ये है कि झुकाव एक ही तरफ होता है कि कितनी संजीदगी से अपने जेन्युइननेस को, हकीकत को मैं लोगों तक पहुंचाऊं। और इतने दिन जो फील्ड में संघर्ष किया है और आप भी जिस तरह से लगे हुए हैं, हम सबों का दायित्व है कि अपने ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क ना आए। नहीं, बिल्कुल। ये सबसे पहला दायित्व है कि बिल्कुल, खुद के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आए। उसके बाद फिर आप अपनी पत्रकारिता को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप यही समझ लीजिए कि 2004, 2009, 2014, 19 और 24 का 5वां इलेक्शन, तो कोई आदमी इस रेपुटेशन को नहीं चाहेगा कि वो किसी दबाव में आकर के या किसी लोभ में वशीभूत होकर के, है ना, किसी ऐसी बात को कहे जनता के सामने। तो इसीलिए आज मैंने सोचा कि बहुत सी बातें जब कहता हूँ तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी होती हैं। तो ये बताया जाए कि दरअसल वो बातें हम कहने की कोशिश करते हैं, सफल कितना होंगे नहीं होंगे वो तो दर्शक तय करते हैं। हम वही कोशिश करते हैं जो हमें दिखता है, और इस बात को मानते हुए कि एजेंडा बेस्ड पत्रकारिता भी होती है, पर वो बड़े लोग हैं, हम वो नहीं हैं। तो अब मूल प्रश्न आपका जो है उस पर अगर आए तो
देखिए, पोल्स के बाद एग्जिट पोल आ गए और एग्जिट पोल कभी भी एग्जैक्ट नहीं हो सकते हैं, कभी भी एग्जैक्ट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एग्जिट पोल की जो मेथडोलॉजी होती है वो ये होता है कि जो लोग वोट दे के बाहर आए उनसे पूछा गया और उन्होंने अपना जवाब दर्ज कराया और वो जवाब हम आपको बता रहे हैं। इतने लोगों ने इनके बारे में कहा, इतने लोगों ने इनके बारे में कहा। पर मैंने देखा है पोलिंग बूथ पर बहुत आसानी से लोग अपने प्रेफरेंसेस को जाहिर नहीं करते हैं। बिल्कुल। और ये उनके हक की बात नहीं होती है कि वो बाहर निकले और पताका फहराने लगे कि जी हमने फलां को दे दिया। ऐसा कोई नहीं होता है, कोई वोटर नहीं होता है। इसीलिए एग्जिट पोल कभी एग्जैक्ट पोल नहीं हो सकता है। लोग बाग बहुत कम जाहिर करना चाहते हैं जब तक कि वो बहुत कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं। और वो जाहिर भी करते हैं, वो सही है या गलत है इंडिकेशंस में करते हैं। ये भी बात है। हाँ, और वो जो उन्होंने कहा वो आपको देख के सही या गलत कहा। अब जैसे कि मैंने देखा, आप क्या चाहती हैं, आपका झुकाव, आपके मुद्दे क्या हैं, ना बदलाव होना चाहिए। वो ये नहीं कहता है कि हम फलां से नाराज़ हैं, हमने इसके अगेंस्ट में वोट दिया। तो बोला दूसरा, अगर वो मान लीजिए कि सत्ता पक्ष का समर्थक होगा, विकास के सवाल पर हमने वोट दिया है, बहुत समस्याएं हैं लेकिन राष्ट्रीय मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, इस तरह से वो बोलेगा। तो बड़े संकेतों में बात करता है वोटर, और वोटर हमेशा हमारे विजडम से ज़्यादा वो दिव्य ज्ञान रखता है। हमारे तो बड़े सीमित सवाल होते हैं, पर वो उससे ज़्यादा उसकी भावनाएं, बहुत कुछ सोचता है, समझता है, उसके बाद वो तय करता है कि हमको वोट देना है। तो और आज की तारीख में नेतागण नहीं इस बात में श्योर है कि अगर वो पैसे थाम लेगा या बोतल थाम लेगा, लेकिन वो उनको ही दे देगा, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए वो बड़ी संजीदगी से अपना वोट तय कर रहा है, क्योंकि वो बड़ी प्रिवेसी में होता है जो इलेक्शन होता है। हालांकि अब तो कई वीडियोस भी सामने आती है तो तमाम सवाल खड़े होते हैं इलेक्शन कमीशन को लेकर कि देखिए कोई वीडियो बना रहा है, कोई बटन दबाते हुए दिखा रहा है अपने आप को। तो बड़ा खैर वो तो उसका अपना एक भाव होता है उसके पीछे कि भाई हमें ये चाहिए और हम अपनी आस्था कैसे व्यक्त करें, उस बारे में व्यक्त करें, बताएं। वो किसी से बश में आकर नहीं कर रहा है, वो वीडियो भी बनाता है और जताना चाहता है कि देखो मैंने तुम्हारा समर्थन हालांकि किया वो भी बहुत लिमिटेड परसेंटेज है, बहुत लिमिटेड है वो, limited। उसमें खैर हाँ, दिक्कत वाली बात हाँ, नहीं और ये गलती कर रहा है वो, पर गलती भी करता है ये जताने के लिए कि मैंने अपने वोट का अपने मन से इस्तेमाल किया। किसी के कहने में नहीं आया मैं, है ना, देखो मैं। तो ये तमाम बातें हैं। तो ऐसे में एग्जैक्ट पोल तो ये नहीं है। और दूसरा ये कि जो लोग लेकर के आए हैं सेफोलॉजिस्ट्स, उन सब का एरो एक ही तरफ है। ऑल ऑफ देम, सब ये शो कर रहे हैं कि ये दरअसल भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए की जीत में कन्वर्ट करने जा रहा है। अब वो आंकड़े कहाँ जाकर रुकते हैं वो अलग अलग तरीके से वो दिखाई पड़ रहा है। पर आई एम गिवन टू अंडरस्टैंड कि ये जो अलग अलग आंकड़े हैं उसमें अगर त्रुटियां नहीं होती यहाँ वहाँ, तो समझ में बात आती कि बहुत। इस बार मैं देख रहा हूँ, और ऐसा पहले नहीं होता था। पहले भी एनडीए की तरफ इशारा 2019 में भी था, 2014 में तो था ही, पर गलतियां नहीं होती थी। इस बार गलतियां मुझे दिखाई पड़ रही हैं, है ना। ये अजीब है। बिहार में एलजेपी 6 लड़ रही है और 6 में जीत रही है। अरे 5 लड़ रही है तो 6 में कैसे जीत जाएगी। तो इस तरह की मिस्टेक्स जो है वो क्यों कर रहे हैं बनाने वाले। अब ये ह्यूमन एरर है या फिर जानबूझकर हो रहा है, क्या हो रहा है अब ये तो ये एक है। ह्यूमन एरर भी हो सकता है, पर एट दैट लेवल जहाँ पर आपकी कही गई बातों को इस 144 करोड़ में जनता बहुत ध्यानपूर्वक देख रही है, आपके पास मार्जिन नहीं है एरर का। तो ये गलती मतलब या तो तैयारी नहीं हो पा रही है। आप तैयार। अब जैसे एक जगह के रिजल्ट्स में लिखा हुआ है एक सर्वे में कि उत्तराखंड 5 सीट्स, बीजेपी 5 ±1। अब आप बताइए, +1 करेंगे तो 6 हो जाएगा। उत्तराखंड में है ही कुल 6 सीटें, 5 सीटें, तो 6 कैसे हो जाएंगी। 4 +-1 होना था ना। मतलब एक कम हो सकती है, बढ़ तो नहीं सकती है उससे। और कांग्रेस को अगर आप 0 दिखा रहे हैं तो फिर -1 का क्या मतलब हुआ। -1 तो कांग्रेस को ही जाएगा ना, वहां कोई तीसरी पार्टी है ही नहीं। उनके एक नेता उठ के उधर चले जाएंगे। तो ये क्या था। तो एक तो ये कमियां हम लोगों को दिखाई पड़ी, पर मूल उद्देश्य, बड़ा उद्देश्य देखिए क्या होता है।
थोड़ी देर के लिए मान भी लीजिए कि सत्ता पक्ष जो है वो एग्जिट पोल के ज़रिए अपना एक साइकोलॉजिकल वो, और कुछ लोग जो है सत्ता पक्ष के अनुसार बना देते हैं, हम मान भी लेते हैं। ममता बनर्जी तो कह रही थी कि 1-2 महीने पहले ही जो है घर पे बैठ के बनाए गए हैं ये बना आंकड़े दिए हैं। वो भाई सबको अपनी अपनी बातों को कहने का अधिकार है, तो लेकिन अब तो 10 घंटे बचे हैं, 12 घंटे बचे हैं, सब कुछ सामने आ जानी है बात, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक साइकोलॉजिकल जो अटैक होता है वो लॉन्च होता है उन पर जो आज की तारीख में एग्जिट पोल में जीत नहीं रहे हैं। फिर क्या होता है कि उसके बाद वो हताश पड़ जाते हैं। जब वो हताश पड़ जाते हैं तो पहले हमारी योजना थी कि चुनाव के तुरंत बाद और नतीजों से पहले हम सब मिलेंगे, बैठेंगे, और चूंकि हम विपक्ष हैं तो हमारा तो जोड़ घटाव और गुणा-गणित से ही बननी है सरकार, बहुमत का तो हमारे यहाँ सीन है नहीं, किसी एक दल को नहीं आने जा रहा है, तो हम फिर बैठेंगे, 2 और 3 तारीख को हम तय करेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। लीजिए 2 और 3 तारीख को क्या तय करेंगे, ये तो हमें बता रहे हैं कि जगन मोहन भी घट गए, नवीन बाबू भी घट गए, ममता जी भी घट गई, अखिलेश जी भी घट गए, स्टालिन भी घट गए, तमिलनाडु में 10 आ गए बीजेपी के, तो अब कोई मिल ही नहीं पाया। 2 भी गुजर गया, 3 भी गुजर गया, कांग्रेस वाले अपने घरों में बंद रहे, बाकी लोग अपने अपने घरों में बंद रहे। तो पहला तो देखिए एडवांटेज ये हो गया बीजेपी को। हालांकि राहुल गांधी कह रहे थे 295 पर उस पर सिद्धू उन्होंने मूसेवाला बैठक का कहाँ गाना की? बार बार याद दिला रहे थे। पर उन्होंने बैठक कहाँ की कि आइए 295 हमारा आ रहा है, हम कैसे कैसे सरकार बनाएंगे, इसको तय कीजिए। होनी चाहिए थी ना, बिल्कुल। तो साइकोलॉजिकली एक झटका दे दिया और सब हताश पड़ गए, अपने अपने घरों में रह गए। वरना आज 3 तारीख को निश्चित ही एक बैठक हो जाती और तय करते, क्योंकि अगर विपक्ष की सरकार बननी है तो वो गठबंधन से ही बनेगी। बीजेपी वाले 2 बार ला चुके हैं बहुमत, तो वो बहुमत की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन विपक्ष वाले तो नहीं कर सकते हैं। तो उसमें 2 या 3 तारीख को एक प्रॉपर बड़ी बैठक जो है वो होनी थी, 1 तारीख के एग्जिट पोल के नतीजों के बाद। नतीजों के पहले हुई थी, पर वो नतीजों के पहले हो गई थी। तो एक कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए कि ये गलत है, ये होनी चाहिए थी। तो एक साइकोलॉजिकल। दूसरा ये कि जब आप बातचीत किए रहते अपने लोगों से, तो फिर 4 के तुरंत बाद, 4 के 2 बजे दिन के बाद बात को रिन्यू करने की ज़रूरत पड़ती कि हाँ भाई, हम लोगों ने 3 तारीख को जो फैसला किया था उसी के अनुरूप आए हैं नतीजे, और अब हम लोग अगले चरण में प्रवेश करें। अगर बातचीत हुई रहती तो 3 तारीख को तो कोई बात हुई नहीं। आज या बीते कल में कोई बातचीत नहीं हुई है विपक्षी। तो अगर मान लीजिए कि सिचुएशन है जहां जोड़ तोड़ करनी है, तो आप एक होमवर्क कर ले सकते थे, जो एग्जिट पोल की वजह से आप कर नहीं पाए। अगर आपको ये डरा गया तभी तो आप मिले नहीं। अब क्या होगा कि मान लीजिए कि सरकार अगर इंडिया गठबंधन की बन सकती, इसकी संभावना है, तो कल शुरुआत होगी उस बैठक की जिसकी आज हो जानी चाहिए थी। यानी कि प्लानिंग करने का तो एक झटका मारा जाता है। और इतने अनुभवी लोग हैं अपने विपक्ष में भी सत्ता पक्ष में भी, समझ नहीं पाए या क्या है, हम लोग तो उनके ज्ञान के सामने कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ये तो बड़ा एक हो गया। देखिए एग्जिट पोल का भी इस्तेमाल हो गया झटका देने में, झटका देने से हताश पड़ गए। अगर वही आज हम लोग दिल्ली में देखते, और अगर मान लीजिए दिल्ली में बैठक होती और उसी के अनुसार कुछ नतीजे उस तरह के आते, तो होता कि भाई एक प्रारंभिक बैठक हो चुकी है, प्रेपरेटरी मीट हो गया है, अब कल वी हैव टू टेक इट फॉरवर्ड कि देखिए हम कांग्रेस को हम उम्मीद कर रहे थे कि 130 आएंगी, चलिए 100 आई हैं, 30 का इधर फासला बढ़ रहा है। लेकिन हम उधर उम्मीद कर रहे थे कि बीजेपी को 10 आ जाएंगी, 10 नहीं आई हैं। टोटल स्टालिन ने जीत लिया है तमिलनाडु, तो वहाँ से कुछ सीटें आ रही हैं, मिला। अब नवीन बाबू से कौन बात करें, ये कौन बात करें, सब पहले से होमवर्क हुआ पड़ा रहता। वो 3 तारीख को हुआ पड़ा रहता, 4 तारीख को, तो 3 तारीख को कुछ नहीं हुआ। तो एक एज, अगर मान लीजिए कि बात करना है, भारतीय जनता पार्टी ने इस एक्सरसाइज को मन में बना रखा होगा, तो अब दोनों लोग कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक साथ शुरुआत करेंगे लोगों को अप्रोच करना। अगर मान लीजिए इस तरह के नतीजे आते हैं जिसमें कि गठबंधन वाली एक तरफा अगर आ रहा है जैसा कि एग्जिट पोल कह रहे हैं, तो बात ही अलग हो जाती है। 400 मतलब ये आंकड़ा अपने आप में इलेक्शन से पहले से लोगों के मन में डाला गया कि 400 पार हो रहा है, 400 पार हो रहा है, 370 हमारी आ रही हैं। और
उसी के अकॉर्डिंग टुडे चाणक्य का हो या फिर एक्सिस माई इंडिया का हो, तमाम जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं वो 400 तक पहुंच रहे हैं। तो इतना बड़ा आंकड़ा बनाकर क्या सिर्फ साइकोलॉजिकल दबाव बनाने की कोशिश, या फिर इन आंकड़ों में कुछ सच्चाई भी है जो कि हम लोगों को 24 घंटे के अंदर क्लियर हो जाएगा, या फिर 24 क्या 12 ही घंटे में क्लियर हो जाएगा? देखिए, जमीन पर विरोध के स्वर भी उतने ही मुखर थे जितने की समर्थन के। पर सिंपल मेजॉरिटी वाले नियम में होता है कि मैं आपसे एक वोट भी अगर ज़्यादा हूं तो मैं चुनाव जीत जाऊंगा। बिल्कुल। अगर 100 वोट हैं और मुझे 51, आपको 49, तो मैं चुनाव जीत जाऊंगा। तो 49 की भी आवाज़, उनका शोर भी तो उतना ही है ना जितना कि 51 वालों का है। तो शोर तो सुनाई पड़ा है विरोध का, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को अगर एडवांटेज है तो मैंने पाया ये कि जो साइलेंट कास्ट्स हैं और साइलेंट वोट्स हैं, एक वोट है महिला का, जो अग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं उनके साथ महिला नहीं जाती है। जैसे मैंने इस बात को महसूस किया उत्तर प्रदेश और बिहार में कि चुपचाप महिला आकर के वोट करके जा रही है, तो उसकी क्या कारण हो सकते हैं जानने की भी कोशिश की। तो दूसरा एक साइलेंट वोट होता है उन जातियों का जिसके बारे में आमतौर पे चर्चा नहीं होती है। देखिए, ये भी बड़ी अजीब बात मुझे इस बार दिखाई पड़ी। मैं और आप, हमसे कोई कह दे कि उत्तरी भारत में हिंदी पट्टी में जातियों के नाम बताओ, हम 5, 6, 7 जाति जाते खत्म हो जाएगा हमारा स्टॉक। मुश्किल से 8 या 9। और मैं दर्शकों को भी कहूंगा कि आप जरा गिन के बताइए कितनी जातियां होती हैं। अधिकांश दर्शक इतने ही चैलेंज है, इतने ही जाति बता पाएंगे, पर उसके आगे बहुत दूर तक जातियां हैं। बिल्कुल, सैकड़ों में हैं, छोटी छोटी। वो कहीं 20,000 हैं, कहीं 40,000 हैं, कहीं 30,000 हैं। और ये मिल करके अगर 2 लाख बन जाती हैं और एक तरफ चली जाती हैं, तो ये साइलेंट 2 लाख वोट एक तरफ जाता है, पता किसी को नहीं चलता है। हम बात केवल क्या करते हैं, ब्राह्मण, ठाकुर, यादव, कुर्मी, भूमिहार, इस तरह की जातियों और उनके शिफ्ट और उनके यहीं से कैंडिडेट। पर वो जो बूंद बूंद से घड़ा भर रहा है उसका। कितनी बार हम लोगों ने बात किया होगा कि जो सोढ़ी तेली समाज है वो किधर जा रहा है? एक बार भी नहीं। या फिर उसका आकलन हम इसलिए भी नहीं करते हैं क्योंकि वो इतना कम है। अब या तो ये कम होने की वजह से वो वोटर नहीं, ऐसा तो है नहीं। अब मान लीजिए, आप कितनी बार रुई धुनने वाली जाति होती है ना, कोई नहीं जानता है उसके बारे में। उनकी अपनी एक संख्या होती है और वो अपने तरीके से वोट करते हैं, आपस में बात करते हैं, वोट देते हैं, ततमा, नोनिया, नमक बनाते हैं। हम लोगों को पता नहीं है। और ऐसी ऐसी जातियां उत्तर प्रदेश बिहार की राजनीति को अब तय कर रही हैं। वो उस फ्रेम से तय कर रही हैं कि मुझे लाभ कौन देगा। उनके अंदर नेता बनना है ऐसा नहीं है भाव, उनके अंदर है कि मुझे लाभ कौन देगा। और ये लाभ देने वाला कौन है आज की तारीख में। और उसमें मैंने पाया कि जो अनाज जो उठा के ला रहा है 5-5 किलो अनाज, वो जो है चुपचाप अनाज भी लाता है और चुपचाप वोट करके घर चला आता है। चुनावी पंडित इस बात को क्यों नहीं समझ पाए? वो तो यही कह रहे थे, पीके हो, योगेंद्र यादव जी हो, वो तो यही कह रहे थे या तो कम होंगी या तो वहीं पे रहेंगी। अब ये जो आंकड़ा पहुंच गया है 400 एग्जिट पोल्स में, वो अभी भी मानिए उनको कि हो सकता है कि वो सही भी हो जाए, कम हो या, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि बीजेपी जो है वो बहुमत नहीं पा रही है। योगेंद्र जी भी कह रहे हैं 260, तो 260 और 272 में बहुत ज्यादा का अंतर तो है नहीं। वो तो आप पास पहुंच गए ना। तो कोई नहीं कह रहा। उसके पीछे मैं जो बारीक बात कह रहा हूं, जो मेरे जैसे सामान्य रिपोर्टर को जमीन पे दिखाई पड़ता है कि चुपचाप आते हैं, वो बात भी नहीं करना चाहते हैं मीडिया से। और उनको, आपको जान के आश्चर्य होगा और बहुत अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगा, एक मशीन देखी, वो मशीन जो अनाज देती है, उस मशीन पर हाथ लगाइए, बायोमेट्रिक, तब तक वो मशीन बायोमेट्रिक काम नहीं करता है जब तक कि उस पर 5 किलो ना रख दिया जाए। अच्छा, अगर 4 किलो रखा है तो जिसका लाभार्थी का अंगूठा है, अंगूठा लगा दिया, उसने रजिस्टर हो गया कि वो लेने आया है।
लेकिन उस पर 5 किलो अगर नहीं रखा है आपने तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब वो 5 किलो रख दिया अनाज, तो लाभार्थी ने लगाया 5 किलो, अब नहीं देगा वो, वरना वो देने वाला जो है राशन वाला दुकान, वो जो है वो कहता था कि मेरा भी तो परिवार है, 4 किलो तुम 1 किलो हम। ये शिकायतें आ रही थी। मैंने कई जगह पे इंटरव्यू किया था इसी चुनाव के दौरान, वो शिकायत करते कि हमको 4 ही किलो देते हैं। नहीं, घपलेबाजी तो इस लेकिन देश कई के अंदर जगह अब मतलब देखिए, ये मैंने एकदम लेटेस्ट देखा कि वो ऐसा बायोमेट्रिक लाया कि अगर 5 किलो उस पर नहीं रखेगा तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। चेहरा वहरा सब उसका दिख रहा है, उसको जवाब देना पड़ेगा कि अगर ये आया था तो ये एक्सेप्ट कैसे नहीं हुआ। तो जैसे ही 5 किलो रखता है, जिसके नाम पे 5 किलो अगर एक्सेप्ट कर लिया वो पूरा लेके जाता है, तब नहीं देता है वो 1 किलो। सही बात। अब देखिए कि ये सब चीज़ें जो हैं वो सेफोलॉजिस्ट बड़े बड़े हैं, लेकिन ये बहुत ही बारीक चीज़ जो है वो कैसे। तो मैंने पाया ये कि अगर एक वजह मेरे से अगर आप पूछेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को क्यों ऐसा हो रहा है या एनडीए को ऐसा क्यों हो रहा है कि तीसरी दफ़ा भी बहुमत मिलता दिख रहा है, तो सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज अनाज, जो कि आपदा में लेकर के मोदी सरकार आई और उसको अवसर में कन्वर्ट कर लिया। ये जो लाभार्थी वर्ग है, इसको लेकर हम कई बार चर्चा भी कर चुके हैं। ऐसे वोटर्स बताने से शायद कतराते हैं कि हम किसको वोट देने जा रहे हैं, लेकिन वोट कहीं वहीं करके आते हैं जहां से उनको लाभ हो रहा होता है। तो इस तरह से अगर देखें तो देश के 80-90 करोड़ वोटर्स तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही उनका झुकाव है। मतलब देखिए, इस बार 64 करोड़ लोगों ने वोट किया। आउट ऑफ 144 करोड़ 96 करोड़ वोटर हैं, 64 करोड़ वोटर्स ने वोट किया। बहुत बड़ी संख्या है। पिछली दफ़ा 23 करोड़ के आसपास वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले थे, 12 करोड़ वोट मिले थे कांग्रेस पार्टी को, ऑलमोस्ट हाफ के आसपास उनको वोट मिले थे, और बाकी के कुछ 30-35 के आसपास वोटिंग हुई थी, सब मिला करके। तो उसमें सारे अलग अलग वो आ गए थे। इस बार तो बहुत ज़्यादा वोटिंग उस लिहाज से हुई है। लोग कह रहे हैं कम हुआ है, पर इस तरह से मैं देख रहा हूँ आज जो आंकड़ा दे रहे थे, मतलब वो परसेंटेज में हम लोगों को बराबर लगता है कि 60% हुए, पिछली बार तो 65% हुए थे, पर वोटर बढ़ गए हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तादाद देखनी पड़ेगी। दिए हैं। अब हर घर में आप अनाज पहुंचा रहे हैं, तो ये जो साइलेंट वोट है, अब राजनीति उनकी नहीं रह गई जो जोर जोर से बोलते हैं। राजनीति उनकी नहीं रह गई, राजनीति उनकी हो गई जो इतने जोर से बोलते नहीं हैं पर पॉलिटिकली बहुत इफेक्टिव है, जिनके अपने नेता नहीं हैं, दूसरे नेताओं में अपना नेतृत्व देखते हैं और उसके स्कीम का लाभ लेकर के उसको वोट देते हैं ताकि स्कीम चलती रहे। आरा कंस्टिट्यूएंसी में एक महिला से कैमरे के बगैर बात कर रहा था, तो उसने कहा कि जो अनाज देता है उसके साथ धोखा नहीं कर सकते। अब इमोशनल हो गए। अब बताइए, ये जो अब ये है मान्यता, ये हिंदी पट्टी में ही नहीं है, दक्षिण भारत में भी है, उत्तर भारत में भी। वो तो फिल्मों में भी कहा जाता है, नमक खाया है तुमने। हाँ, तो अब बताइए इसका क्या जवाब है। यहाँ कोई जाति धर्म सब अलग हो जाता है। इस तरह के अनाज दिया, तो ये बात बहुत अच्छे से लोगों तक पहुंचा दी गई कि मोदी अनाज देते हैं। आप तक जो पहुंच रहा है, मोदी अनाज दिया है। ये कोरोना में शुरू हुआ पर इतना ज्यादा मिल गया, इतना ज्यादा दिन तक चला। और मैं ये सोचा करता था हिमांशु, सरकार कवर करते करते कि आखिर इस योजना को ये बढ़ाए क्यों जा रहे हैं, बढ़ाए क्यों जा रहे हैं, बढ़ाए क्यों जा रहे हैं, और क्यों जा रहे हैं, मुझे इस चुनाव के कवरेज के दौरान पता लग गया। 5 साल और बढ़ गया है, अब 29 तक। तो अगर ऐसे देखेंगे तो फिर ये कभी सिलसिला खत्म ही नहीं होगा। तो ये वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है। अच्छा, काउंटर नेरेटिव विपक्ष का क्या है? देखिए, विपक्ष का ये कहना है मोदी सरकार आपको गरीब बना रही है, अनाज दे करके आपको भ्रम में रख रही है, नौकरियां नहीं दे रही है, महंगाई बढ़ाती जा रही है, अनाज दे रही है। अब ये बोल करके क्या वो इफेक्टिव काउंटर नरेटिव बन पा रहा है? अरे जिसको मिल रहा है वो ये कह रहा है कि नौकरी करके पैसा कमाएंगे और पैसा कमा कर अनाज ही तो लाएंगे, तो अनाज सीधे आ जा रहा है। मतलब अजीब अजीब बातें सुनने को मिलती हैं। लाभार्थी जो है रैशनलाइज कर रहा है अपनी चीज़ों को। बात सच है, नौकरियों के सवाल पर बुरी तरह से फेल किया मोदी सरकार का गुणागणित।
महंगाई के सवाल पर बुरी तरह से फेल हुआ। बिल्कुल। अभी उन्होंने कंट्रोल कर रखा है, देखिएगा चुनाव के बाद कैसे आज ही 2 रुपए किलो अमूल बढ़ा दिया गया बिल्कुल, गुजरात में। और निश्चित रूप से पेट्रोल हो, गैस हो, ये सब भागेंगे। और सब्सिडी बिल्स जो हो रही हैं उनको थोड़ा ईज करने की कोशिश की जाएगी, बहुत ही परिवर्तन होगा। लेकिन और इस अभी नाम तो पे कि रोडें बन रही हैं, विकास हो रहा है। लेकिन क्या किया उन्होंने कि काउंटर वो उनको अनाज दे करके वो पूरा सेट कर लिया है मामला। इसका काउंटर नैरेटिव क्या था विपक्ष के पास? बहुत शिद्दत से लड़े हैं राहुल गांधी, बाकी तमाम लोग बहुत मजबूती से लड़े हैं, प्रॉमिस भी किया है 8,500 रुपये भी देंगे आपको। लेकिन मैंने पाया कि वो जो 6,000 किसानों को दे रहे हैं, मोदी के नाम पे कुछ वोट देते हैं। मैंने कहा कैंडिडेट बोला हमको अच्छा नहीं लगता है ये कैंडिडेट, ऐसे कई जगहों पर बोला उन लोगों ने, ये कैंडिडेट बहुत बेकार है, बहुत खराब कैंडिडेट है, हमसे कभी मिलने भी नहीं आता है। तो मैंने कहा कई जगह की वीडियो भी सामने आई। हाँ, बोला मोदी को देंगे हम तो वोट, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। यानी कि एक चेहरा विशेष को टारगेट करके उनको वोट करना है भाई, इससे हमें कोई मतलब ना, हमें इससे उम्मीद है। उम्मीद किससे है? उससे है जिसका कि डिलीवरी हमारे घर तक आ जा रहा है इन टर्म्स ऑफ दैट अनाज। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा, छोटे छोटे गुंडे भी घर आप बना रहे हो। इलाहाबाद में एक व्यक्ति ने हमें बताया कि घर खड़े कर रहे हैं, अब गली का गुंडा भी पहुंच जाता था, बोलता था 1,000 रुपये दे दो, नहीं काम करने नहीं दूंगा, इन मजदूरों को भगा दूंगा, खर्चा पानी हमें भी तो चाहिए, आपने बड़े बड़े लोगों को पैसे दिए हैं मुझे पता है, इन्हें काम नहीं करने दूंगा, 1,000 रुपये। पर ये भी ले लेते थे पैसे। अब किसी को घर बनाना है तो बोलता है जा तू भी खुश रह ले, भगाता था उनको। बोला है वो सब तो आजकल दिख ही नहीं रहे प्रयागराज में, कहाँ गए सब, समझ में ही नहीं आ रहा है। अब इस सवाल पे वोटिंग हो रही है तो चुनावी फैक्टर्स बदल गए हिमांशु, फैक्टर्स बदल गए। प्रॉमिसेस ऑफ जॉब्स, महंगाई कम करना, ये फैक्टर्स हैं, लेकिन इनसे भी ज़्यादा प्रभावशाली फैक्टर्स आ गए। और मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो ये सारे फैक्टर्स काउंटेबल हैं। अच्छा चलिए, अब जो होना था वो हो चुका है। कुछ ही घंटों बाद नतीजे हम सबके सामने होंगे। एग्जिट पोल कितने सही साबित होते हैं, नहीं साबित होते हैं, सारी बातें साइडलाइन कर देते हैं। इस इलेक्शन के बाद होने क्या जा रहा है? असल में भारतीय जनता पार्टी जीते ना जीते, आम आदमी की ज़िंदगी में कितना बदलाव आने जा रहा है, ये देश किस तरफ आगे बढ़ रहा है, जो मूल मुद्दे हैं, क्योंकि अब वोटिंग हो चुकी है। हम आते हैं कि मूल मुद्दे क्या हैं इस देश के और किस तरफ सरकार आती भी है। अगर ये वाली थर्ड टर्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्व भी करते हैं तो फिर क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, ये देश किस तरफ जाना चाहिए? पहले तो इस बात को हम लोग तय करें कि होने क्या जा रहा है कल, क्योंकि इसमें दर्शकों की ज़्यादा दिलचस्पी होगी। तो वो इस बात को समझिए कि सरकार बनाने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ हो सकता है कि हो तीसरी दफ़ा भी। हर जगह फाइट बहुत अच्छी दिखेगी आपको, ये भी अपने आप में तय है, और वो शेप करेगा आने वाले असेंबली चुनाव को। आने वाले दिनों में जैसे हरियाणा में मैंने देखा, हरियाणा में अच्छा करेगी कांग्रेस पार्टी, विपक्ष अच्छा करेगा। बिहार में होते हुए मैंने देखा नैरेटिव अच्छा बन रहा। अलबत्ता मुझे यूपी में उतना स्ट्रांग नहीं दिखा, हालांकि विपक्ष का अपना ही कंसोलिडेटेड वोट बैंक है, पर उससे ज़्यादा बड़ा वोट बैंक मुझे बीजेपी के फेवर में दिखा ज़मीन पर। तो इन सब नैरेटिव को शेप करेगा, एक स्थिति में रहेगी, पर ऑपोजिशन वैसा नहीं रहेगा जैसा कि अभी तक दिखाई पड़ा है। मजबूत होगा, कंसोलिडेटेड होगा, मजबूत होगा। और अगर ये जो मोमेंटम पकड़ा है अभी ऑपोजिशन ने, ये अगर पकड़ा रहा ये, तो बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि एक मुद्दा हर बार काम नहीं करता है। आपको नए मुद्दे गढ़ने पड़ेंगे। पहले 2014 में बदलाव के मुद्दे, पुलवामा के मुद्दे, लाभार्थी के मुद्दे, ये आपको चेंज करना पड़ेगा नैरेटिव, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी सवाल है इस बार। इंडिया का अस्तित्व तो रहेगा 4 तारीख के बाद? मोदी जी तो कह रहे नहीं रहेगा। नहीं, जो एक फिलॉसफी है इंडिया की कि संगठित विपक्ष, वही फिलॉसफी है ना, वो रहेगी, वो कहीं नहीं जाने जा रही है। नीतीश जी सबसे पहले चले गए थे। हाँ, पर नीतीश जी चले तो गए थे, लेकिन नीतीश जी के जाने और आने पर आप बहुत ज़्यादा प्रीमियम प्लेस ना करें। तेजस्वी वो कहाँ रहेंगे? तेजस्वी तो ये कह रहे हैं कि वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। हाँ, वो तो देखिए आंकड़ों पर सब कुछ निर्भर है। महाराष्ट्र से भी सुर उठ रहे हैं कि उद्धव ठाकरे एनडीए में शामिल हो सकते, तो मतलब
परिस्थितियां 4 तारीख के बाद बहुत ज्यादा बदल जाएंगी, क्या ये मान के चला जाए? हाँ हाँ, एकदम ऐसा होते हैं, मैंने देखा है। ऐसा मैंने 2004 में देखा था कि एनडीए में जितने लोग थे वो कैसे पलट गए और उन्होंने सरकार बनवाई। तो ये पॉसिबल होता है इसमें कहीं। इसीलिए आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी अपने बहुमत पर बहुत जोर देती है। हाँ, उसको ये बात पता है कि अगर संभावनाएं बनेंगी गठबंधन की तो जो विपक्ष है वो ज्यादा बड़ा गठबंधन तैयार कर सकता है। डूबती नाव में कोई सवार नहीं होना चाहता। हाँ, फिर नहीं, क्योंकि विपक्ष क्या है, विपक्ष क्षत्रपों का बना हुआ है और क्षत्रप हमेशा एक केंद्रीय शक्ति से डरते हैं। पहले वो कांग्रेस से डरते थे, आज की तारीख में कांग्रेस की जगह बीजेपी है, वो डरते हैं। तो वो एक कमजोर केंद्र चाहते हैं, तभी जाकर के जो राज्य है वो मजबूत रहते हैं। क्षत्रप राज्यों में जो मजबूत रहते हैं। तो अगर मान लीजिए कि ये स्थिति बनती है तो गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी को अपना बहुमत नहीं मिलता है, तो एक स्थिति आएगी कि सब एक तरफ होने लगेंगे और आपको राजनीति बदलती हुई दिखेगी। इसका इतिहास है, बशर्ते कि वो स्ट्राइकिंग नंबर्स आ जाए, वो स्ट्राइकिंग नंबर्स आ जाए। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि उद्धव कांग्रेस के साथ सरकार बना लेंगे। नतीजे जब आ रहे थे तो याद है आपको 2019 की ये बात है, हम लोग देख रहे थे कि अब ये बढ़ रहे हैं, अब उद्धव और ये मिलकर के देवेंद्र फडणवीस मिलकर के बहुत ज़्यादा हो गए। ऐसा जो आंकड़ा है उससे बहुत ज़्यादा 140-44 का आंकड़ा चाहिए वहाँ सरकार बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा चले गए। बाद में आता है ये कि भाई उद्धव सीएम बनना चाहते हैं। बंद कमरे में क्या बात हुई थी। हाँ, और उसके बाद वो उधर चले जाते हैं और वहीं पर जो संभावनाएं बन रही थी उस स्क्रीन पर टेलीविजन के, वो हकीकत में तब्दील हो गई। इसलिए गठबंधन हमेशा ताकत है विपक्ष की, वो भी बीजेपी की ताकत नहीं है। बीजेपी को बहुमत चाहिए, उसके बाद उसके आसपास खूब से लोग आ जाते हैं। मैग्नेट फिर समर्थ को नहीं दोस्त हैं। बसाई, है ना। वो फिर जब समर्थ आप हो जाएंगे, कल को कांग्रेस 100 पार जहां करेगी, आप देखिएगा उसके साथ कितने लोग आने के लिए तैयार हो जाएंगे, मात्र 100 पे। बशर्ते कि वो 100 पार करके दिखाए, क्योंकि उसको भी तो एक कोर बनना पड़ेगा ना, ताकि बाकी लोग बिल्कुल है ना आ सके। पर वो कोर तभी बन पाएगी जब वो 100 लाती है, तब 172 अपने आप जुड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं लाती है तो फिर ऐसा नहीं है कि बाहरी लोगों से सरकारें बन जाएगी। उसी प्रकार अगर कोर भारतीय जनता पार्टी को 272 करना पड़ेगा। लेकिन और इसीलिए वो जो 400 का आंकड़ा दिया जा रहा है, उस कल्पना को साकार करने का एक स्वप्न देखा गया है। अब देखना यह है कि वो स्वप्न कितना पूरा होता है। चलिए, अब ज़्यादा वक्त नहीं है, न्यूज़ 24 पर आप देख पाएंगे, पूरी कवरेज देख पाएंगे। हम और संजू जी तो आपको मिलेंगे ही टीवी स्क्रीन पर कि कौन जीत रहा है, कौन आगे निकल रहा है। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचेगी। आपके क्षेत्र में किस तरह से जो उम्मीदवार हैं वो जीत रहे हैं या हार रहे हैं, सारी जानकारियां आपको न्यूज़ 24 पर मिलेंगी। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए और इस शो को लेकर आपके कोई राय हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।